नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि मेनोपॉज से आपकी मौखिक त्वचा पे क्या असर पड़ता है। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड है उन महिलाओं की तरफ जो मेनोपॉजल हो चुकी हैं या जिनको मेनोपॉज हो चुका है, और ये मैंने एपिसोड जो है एक सामाजिक जिम्मेदारी के तहत जो है बनाया है, ताकि जो है हम आपको बता सकें कि आपको कुछ चेंजेस आते हैं आपके मौखिक स्वास्थ्य में, जिसकी वजह से आपको घबराना नहीं है। और अगर आप एक स्त्री हैं जिसकी उम्र 45 एंड अबव है और आपको मेनोपॉज हो गया, यानी कि आपको कोई भी मेंस्ट्रुएशन का जो है टाइम होते हुए विदाउट मेंस्ट्रुएशन 1 साल से ज़्यादा हो गया, तो हो सकता है आप मेनोपॉजल हो चुके हों और उसके साथ कुछ चेंजेस होते हैं आपके मौखिक स्वास्थ्य में और मौखिक त्वचा में, और उन्हीं चीज़ की इम्प्लीकेशन के बारे में आज आपसे बात करना है। तो देखिए, हमने ये प्रमाणित तो कर ही दिया है कि अगर आप 45 ईयर्स से अबव एज में हैं और आपको जो है 12 महीने से ज़्यादा हो गए जिसमें आपको मासिक एक बार भी नहीं हुआ है, तो आपको हम कैटेगराइज कर सकते हैं मेनोपॉज के लिए। बट अब मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ चेंजेस आते हैं मेनोपॉज के साथ, जिसमें जो है आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो सर्कुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, इनका आपके मेटाबॉलिज्म और पूरी बॉडी पे बहुत असर होता है, ना कि सिर्फ शारीरिक बट कि मानसिक तरीके से भी जो है वो आपकी बॉडी को अफेक्ट करते हैं। और एस्ट्रोजन का जो फ़ायदा होता है वो आपके म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स, जो एपिथेलियम होते हैं, यानी कि जो आपके सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन लेवल्स की वजह से उसकी हेल्थ मेंटेन रहती है, और प्रोजेस्टेरोन की वजह से आपका बोन मेटाबॉलिज्म और आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, सोडियम मेटाबॉलिज्म, ये सब अफेक्टेड रहते हैं। तो बात करते हैं कुछ ऐसे जो रोग होते हैं या कुछ ऐसी डिजीज़ होती है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हो सकता है आपको जो है पोस्ट मेनोपॉजल जो है आप इनको एनकाउंटर करें, और इस बारे में, इसके इलाज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे कॉमन चीज़ पता चली गई है जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में होता है, उसको कहते हैं बर्निंग माउथ सिंड्रोम। बर्निंग माउथ सिंड्रोम पे मैंने एक अलग से एपिसोड बना रखा है, जिसमें जो है आपको विदाउट एनी एस्क्राइबेबल कॉज, यानी कि कोई भी कारण के बावजूद जो है आपको जो है मुंह में जो है जलन होती है और आपको जो है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, जिसकी वजह से आपको एंजाइटी होती है। बर्निंग माउथ सिंड्रोम जो है 2 तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम, एक होता है सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम। सेकेंडरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम में कोई ना कोई जो है कारण होता है, या तो शॉगरेन सिंड्रोम होगा, या लाइकन प्लानस होगा, या कोई तरीके का जो है डायबिटीज मेलिटस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट प्राइमरी बर्निंग माउथ सिंड्रोम में कोई अस्क्राइबेबल कॉज नहीं होता है, तो हो सकता है आपको जो है पोस्ट मेनोपॉजल जो है बर्निंग माउथ सिंड्रोम की शिकायत हो, जिसमें आपको जलन बहुत होती हो और आपसे बहुत एंजाइटी के थ्रू जा सकते हैं, और आपको जो है समझ नहीं आ रहा है कि कोई चीज़ आपने ऐसे कुछ खाई भी नहीं तब भी आपको जलन हो रही है। तो एक कारण हो सकता है कि अगर आप पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है तो हो सकता है आपको बर्निंग माउथ सिंड्रोम हो। दूसरी बात जो हम करते हैं, जो कहते हैं ज़ेरोस्टोमिया, यानी कि ड्राई माउथ की, यानी कि जो आपके लार है, लार का जो सलाइवरी फ्लो होता है वो बहुत कम हो जाता है विद एज। जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होते हैं उसमें आपका सलाइवरी कॉम्पोजिशन भी बदल जाता है बिकॉज ऑफ सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो सर्कुलेटिंग एस्ट्रोजन ज़्यादा इसमें मैटर करता है, जिसकी वजह से आपका सलाइवरी फ्लो कम पाया गया है स्टडीज़ में, और उसकी वजह से आपको काफ़ी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि आपको जो है जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेरिडोंटाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, डेंटल केरीज की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो आपके लार है वो एक ल्यूब्रिकेंट की तरह से काम करता है, जिसकी वजह से जो है आपके सारे जो बैक्टीरिया हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, वो सब वॉश ऑफ हो जाते हैं। तीसरी चीज़ मैं बात बताना चाहता हूँ जो आपको है, वो है आपकी म्यूकोसल चेंजेस, यानी कि मौखिक जो त्वचा में चेंजेस आते हैं। देखिए, जो भी एपिथेलियम होता है वो जो है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स वहाँ पे होते हैं, और एस्ट्रोजन की कमी की वजह से जो है वहाँ पे वो एपिथेलियम पतला हो जाता है, थिन हो जाता है, एट्रोफिक हो जाता है, यानी कि उसकी जो है जो कोशिका स्तर पे जो क्षमता है वापस रिन्यू होने की, वो बहुत कम हो जाती है, वो बहुत पतला हो जाता है। आपको जो है लाइकन प्लानस जैसी चीज़ों के रिस्क बढ़ जाते हैं, आपको जो है पेम्फिगस, पेम्फिगॉइड जैसी चीज़ों के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप जो है एक सर्टेन एज रीच कर चुके हैं, आप मेनोपॉज पार कर चुके हैं, तो हो सकता है कोई चीज़ें हो, तो आप इसमें घबराइएगा मत। सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी जो है अपनी मेडिकल हिस्ट्री इस बारे में बतानी है कि आप पोस्ट मेनोपॉजल हैं, आपको मासिक होने बंद हो गए, और आपको डेंटिस्ट से परामर्श करना है ताकि हम उसका इलाज कर सकें। जिंजिवाइटिस और पेरिडोंटाइटिस के बारे में होता यह है कि हार्मोन्स जो हैं वो भी एक प्रोटेक्टिव रोल प्ले करते हैं इम्यूनिटी में। तो अगर आपके हार्मोन्स जो है कम हो जाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, यानी कि जो पहले आपके पास प्लाक और बैक्टीरिया था उसके अगेंस्ट जो आपकी इम्यूनिटी थी वो अच्छी थी, बट हार्मोन्स का गिरने की वजह से जो है आपको जो है आपकी इम्यूनिटी गिर सकती है। तो पहले जो आपको जिंजिवाइटिस नहीं होता था, पहले आपको पेरिडोंटाइटिस नहीं होता था, उसमें आपका रिस्क बढ़ जाता है, बोन लॉस का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो बोन लॉस
में प्रिवेंट करता है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन कम होने की वजह से जो है बोन मेटाबॉलिज्म में जो है आपको ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि जो है आपकी हड्डी गलने का रेट ज़्यादा है कंपेयर टू योर हड्डी, जो आपकी हड्डी बनने का, यानी कि जो ऑस्टियोक्लास्टिक रिजॉर्प्शन है, यानी कि हड्डी गलने का स्तर जो है वो हड्डी बनने के स्तर से काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। अब बात करते हैं, एक बहुत टिपिकल चीज़ होती है, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया। ये काफ़ी लिटरेचर में रिपोर्टेड है कि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया एक बहुत ही घातक डिजीज़ है, जिसमें इलेक्ट्रिक शॉक जैसा लगता है, फेस में बिल्कुल जो है करंट दौड़ता है, बहुत तेज़ दर्द होता है, जिसकी वजह से जो है लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। और ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, जैसे कि मुंह पे पानी लगना, ठंडी हवा लगना, इसके बाद ये ट्रिगर हो जाता है, उसमें बहुत तेज़ दर्द होता है और ये काफ़ी लंबा चलता है। तो स्टडीज़ के हिसाब से ये प्रमाणित हो रखा है कि बहुत सारी विमेन में जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में ये ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया का काफ़ी जो है योगदान था कि वो पोस्ट मेनोपॉजल विमेन थी। अब इसका कोई कॉजल वेरिएशन नहीं है, कोई कॉजल इफेक्ट नहीं है, बट हाँ ये फाइंड आउट हुआ है कि बहुत सारे जो विमेन थी जिनमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया था, उनकी एज जो है पोस्ट मेनोपॉजल एज थी। तो इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि इसमें आपके जो है एक कहीं ना कहीं एसोसिएशन ज़रूर मिला गया है कि मेनोपॉज के बाद जो है आपके ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के रिस्क बढ़ जाते हैं। फाइनली जो हम बात करना चाहते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर्स और मूड डिसऑर्डर्स। देखिए एक चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स इसलिए आते हैं क्योंकि आपका मूड डिसऑर्डर आ जाता है, आपको जो है यू गेट हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी, जिसकी वजह से आपकी मानसिकता भी बदल सकती है, आपको थोड़ा सा जो है एंजाइटी बढ़ने के चांसेस हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स होने के चांसेस हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट उससे आपकी इम्यूनिटी गिरती है, जिसकी वजह से आपकी मौखिक त्वचा का जो है स्वास्थ्य भी गिरता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और फाइनली हम बात करने वाले थे बोन मेटाबॉलिज्म, जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे ही पोस्ट मेनोपॉज आपका फेज आता है, उसमें आपकी बोन डेंसिटी गिरनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हड्डी जो है गलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हड्डी गलने के चांसेस की वजह से जो है दांत ढीले होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बिकॉज पायरिया यानी कि गम डिजीज यानी पेरिडोंटाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब बात करना चाहेंगे कि इसका उपाय क्या है, क्योंकि ये तो एक नियम है। अगर आप अगर आप मेंस्ट्रुएशन से जाते हैं, प्रेगनेंसी से जाते हैं, प्यूबर्टी से जाते हैं, तो आपको मेनोपॉज से भी जाना ही पड़ेगा टाइम पे। उसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपने मौखिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग करिए, फ्लॉसिंग करिए, माउथ वॉश करिए, डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाइए, वो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जो है आपकी इम्यूनिटी गिरने की वजह से आपकी जो क्षमता है बॉडी की अपने मौखिक स्वास्थ्य को मेंटेन करने की, वो थोड़ी कम हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने डेंटिस्ट को प्लीज़ दिखाना ना भूलिए। एक और चीज़ है जिसको मैं बोलता हूँ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, HRT कहते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ आपके गायनोकोलॉजिस्ट से बात करके ही डोज, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और ड्यूरेशन जो है ये आपके गायनोकोलॉजिस्ट ही बता सकते हैं, एक डेंटिस्ट नहीं बता पाता है। लेकिन अगर आपके डेंटिस्ट आपको रेफर करते हैं कि आपको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से आपके मूड में फ़ायदा हो सकता है, आपके बोन मेटाबॉलिज्म में फ़ायदा हो सकता है, आपके एस्ट्रोजन लेवल्स, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स में फ़ायदा होता है, तो उसमें आपको ओवरऑल शारीरिक और मौखिक स्वास्थ्य दोनों में इसका फ़ायदा होगा। बट इसमें एक ही कंडीशन है कि आपको सबसे पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट या अपने फिजिशियन से जो है ज़रूर संपर्क करना है कि ये हमको HRT की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर है तो उसमें क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या प्रणाली, कितनी डोज, कितनी मेडिसिन कब तक लेनी है, वो जो चीज़ें वो उनका वर्चस्व, उनका जो है एक तरीके से उनका दृष्टिकोण है, उसको आपको पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाएं। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करें। एक बार व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए मुझे मैसेज डालें और 2-3 दिन की प्रतीक्षा करें। प्लीज़ थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं बिजी रहता हूँ, और उसके बाद जो है हम वार्तालाप करेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरीज, डाउट्स, अप्रीहेंशंस या इनसाइट्स हैं तो उसको प्लीज़ यूट्यूब कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।